जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पर स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में दो सबसे बड़ी अपडेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर आ रही है, जिसके बारे में आप सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे कि आने वाले टाइम में भारतीय वायुसेना की जो मुश्किलें हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है अगर भारतीय वायुसेना के जो रुके हुए प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जल्द से जल्द कोई फैसला नहीं आया। तो इन दोनों ही अपडेट के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जो लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो में दे दूँगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। सभी को पता होगा कि अभी फिलहाल ब्रह्मोस एरोस्पेस दो तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल को एडवांस तरीन बना रहा है। तो पहला है कि वह ब्रह्मोस 2 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर काम भी कर रहा है। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसकी जो पहले रेंज कम थी उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की स्पीड को भी और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। रिसेंट में ही भारत के द्वारा जो ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट ट्रायल किया गया उसमें ब्रह्मोस मिसाइल ने मैक 5 तक की स्पीड को अचीव किया था। तो भले ही थोड़े टाइम के लिए पर मैक 5 स्पीड को अचीव किया था। तो यह दावा अमेरिकी मीडिया के द्वारा किया गया था और उसके लेकर कई सारे प्रूफ भी दिखाए गए थे। पर अभी फिलहाल ब्रह्मोस एरोस्पेस ब्रह्मोस की जो रेंज है उसको 800 किलोमीटर बढ़ाने वाला है। इसके अलावा जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसकी जो पहले रफ्तार मैक थी उसको मैक 4 तक बढ़ाया जाएगा। अलावा बात करें तो भारत के साइंटिस्टों के द्वारा उसमें इंडिजिनियस स्टिकर को इंस्टॉल किया जाएगा, उसके साथ ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट ट्रायल किया जाएगा। तो धीरे धीरे भारत रशियन कंटेंट को कम कर रहा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से। इसके अलावा बात करें तो यह मिसाइल का टेस्ट ट्रायल बहुत ही जल्द हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेकर। तो आप सभी को पता होगा कि फिलीपींस के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल की कोस्टल बैटरी के 3 ऑर्डर दिए गए हैं, यानी कि 3 बैटरीज के ऑर्डर दिए गए हैं। फिलीपींस के द्वारा 3 बैटरी ब्रह्मोस की कोस्टल डिफेंस के तौर पर खरीदी जा रही है। वो एक तरह से डिफेंसिव स्ट्रेटजी के हिसाब से खरीदी जा रही है। पर अभी फिलहाल ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि जो फिलीपींस है वो अपनी नेवी के लिए भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को परचेस कर सकता है। फिलीपींस अपनी नौसेना के लिए भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को परचेस कर लेता है। तो यह चाइना के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल बनने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम भी ब्रह्मोस मिसाइल को रोक नहीं पाए थे। रोकना तो छोड़ो, ब्रह्मोस मिसाइल को ठीक से डिटेक्ट भी नहीं कर पाए थे मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम। अलावा बात करें तो चाइना अभी फिलहाल रास्ते ढूंढ रहा है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रोका कैसे जाए, क्योंकि यह हाई मनूवरेबल मिसाइल है। इसके अलावा इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी कम है, जिसकी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा बात करें तो अगर भारत फिलीपींस नेवी को भी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को प्रोवाइड करवा देता है तो चाइना की तो रातों की नींद हराम होने वाली है। फिलीपींस चाहेगा तो भारत फिलीपींस नेवी के लिए भी ब्रह्मोस मिसाइल को प्रोवाइड करवा सकता है। पर यह चीज़ के लिए भी कई सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो फिलीपींस की नेवी की वॉरशिप है वो साइज़ में उतने बड़े नहीं है। इसके अलावा उन वॉरशिप्स को ब्रह्मोस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडर्नाइज भी करना पड़ेगा। तो जो फिलीपींस की वॉरशिप्स है वो साइज़ में छोटे होने की वजह से ब्रह्मोस मिसाइल को कई लिमिटेड नंबर में ही कैरी कर पाएंगे। भले ही फिलीपींस के जो वॉरशिप है वह एक लिमिटेड यानी कि थोड़े नंबर में ही ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करेंगे। पर अगर चाइना को भूलकर भी यह पता लग गया कि फिलीपींस की वॉरशिप में भी ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई है तो चाइनीज़ नेवी की जो वॉरशिप है वो दूर से ही निकल लेंगे। फिलहाल फिलीपींस के द्वारा अपनी नेवी की जो फ्रंटलाइन वॉरशिप है उसमें ब्रह्मोस इंस्टॉल का प्लान तो बनाया जा रहा है, पर इस चीज़ के ऊपर फिलीपींस के द्वारा ऑफिशियल तौर पर इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर कोई भी नहीं दिया गया है अपनी नेवी के लिए। वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे भारतीय वायुसेना के लिए जो मुश्किलें हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों? तो आने वाले टाइम में भारतीय वायुसेना में से जो पुराने मिग 21 फाइटर जेट है वो रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा नए फाइटर जेट का जो इंडक्शन रेट है वह भी उतना ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा जो भारतीय वायुसेना में पुराने जगुआर, इसके अलावा जो मिराज 2000 फाइटर जेट है वह भी आने वाले कुछ सालों में रिटायर हो जाएंगे। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे भारतीय वायुसेना में से जो फाइटर जेट की स्क्वाड्रन है वो घटती जा रही है। अलावा बात करें तो पहले के टाइम में भारत को सिर्फ एक ही फ्रंट से एक टाइम पे खतरा हुआ करता था, जैसे कि चाइना या तो पाकिस्तान, दोनों एक साथ मिलकर पहले कभी भी भारत के ऊपर स्ट्राइक नहीं करते थे।
पर अभी फ़िलहाल टाइम पूरी तरह से बदल चुका है और चाइना पाकिस्तान के रिलेशन कैसे है वो तो आप डेफिनेटली जानते होंगे। अगर फ्यूचर में जंग जैसे हालात पैदा हुए और भारत की जंग हो गई तो यह दोनों ही देश मिलकर भारत के ऊपर एक साथ हमला कर सकते हैं। तो अगर भारत को इन दोनों ही देश को एक साथ काउंटर करना हो तो भारतीय वायुसेना के पास कम से कम 42 स्क्वाड्रन होनी ही चाहिए। पर अभी फ़िलहाल भारतीय वायुसेना के पास 42 स्क्वाड्रन नहीं है और जो एग्जिस्टिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वह भी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। और भारतीय वायुसेना में जो नए फाइटर जेट का इंडक्शन रेट है वह भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो भारतीय वायुसेना में लेटेस्ट में 36 नए रफाल फाइटर जेट इंडक हुए। इसके अलावा जो नए तेजस फाइटर जेट है वह भी कोई बड़े नंबर में इंडक्शन नहीं हुआ है। तरह से बात करें कि भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो लगातार गिर रही है। इसके अलावा किसी भी देश की जो वायुसेना जितनी ज़्यादा ताकतवर होगी उतनी ही उस देश की जो आर्मी है वो किसी भी जंग में आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि ऊपर से वायुसेना सपोर्ट करेगी तब भी आर्मी आगे बढ़ पाएगी। तो जितनी ज़्यादा आर्मी स्ट्रॉन्ग उतनी ही ज़्यादा एयरफोर्स भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत अपनी वायुसेना को मजबूत करने में कोई बड़े फैसले नहीं ले रहा हो, पर जो फैसले ले रहा है उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। आपने MMRC-1 भी देखा होगा, उसमें भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 36 रफाल फाइटर जेट को ही लिए गए। तो अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना को 36 नहीं, एक बड़े नंबर में फाइटर जेट चाहिए। तो उसके लिए भी MRFA प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, पर उसको लेकर भी कोई अपडेट सामने नहीं आ रही है। तो भारत के द्वारा उन सभी फाइटर जेट को एवेल्युएट और चेक तो कर लिया गया है। इसके अलावा बात करें तो जो MMRC-1 और जो MRFA डील है उसमें जो फाइटर जेट है वो सेम टू सेम है और सिर्फ 2 ही नए फाइटर जेट की एंट्री हुई है। तो यह दोनों ही हैवी कैटेगरी के फाइटर जेट है। तो पहला है अमेरिका का F-50EX और दूसरा है रशिया का Su-35। तो अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना में एक बड़े नंबर में Su-30 MKI फाइटर जेट मौजूद है, जिसकी वजह से भारत Su-35 को भी नहीं परचेज करेगा और ना तो F-50EX को, क्योंकि यह दोनों ही एक हैवी कैटेगरी की फाइटर जेट है और भी फिलहाल भारतीय वायुसेना को चाहिए तो एक मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट। इस तरह से बात करें कि MRFA डील में से Su-35 और F-50EX तो निकल गए अपनी हैवी कैटेगरी की वजह से, और बाकी जो फाइटर जेट बचे वो MMRC-1 के सेम टू सेम फाइटर जेट है, जिसको भारतीय वायुसेना के द्वारा चेक भी किया गया था और उसमें रफाल फाइटर जेट को सिलेक्ट भी कर लिया गया था। तो MRFA डील में इतनी ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है? तो अगर जल्द से जल्द MRFA डील को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं आता है तो भारतीय वायुसेना की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। भारत को जल्द से जल्द MRFA डील को साइन कर लेना चाहिए, क्योंकि डील साइन होने के बाद भी 5 से लेकर 7 साल लग जाएंगे सभी फाइटर जेट को डिलीवर होने में। इसके अलावा जो LCA तेजस का प्रोडक्शन रेट है उसको भी बढ़ा देना चाहिए, तब भारतीय वायुसेना अपनी 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को अचीव कर पाएगी।